खबरें में खुशामदीद। मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, इस बार ईद पहले ही कोरोना के खौफ के साए तले आ रही थी, मगर ये क्या कम था कि इसके बाद एक हमारा जो मुसाफिर तैयारा है वो गिर जाता है और हमारे दुख में मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसमें जब ऐसा वाक़या हो तो काउंटर एलिगेशन और एलिगेशन शुरू हो जाती हैं, मगर कुछ तो है ख़राबी कि ये इतने हादसा क्यों हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे कैप्टन इमरान नारेजो जो कि सेक्रेटरी पाल्पा हैं, वो भी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ स्टोरीज भट्टी साहब मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ। ईद के बाद फिर लॉकडाउन का क्या होगा, लोग बेशुमार सवाल पूछ रहे हैं। इवन ताजर हमें फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जनाब आइंदा का क्या लाए अमल होगा, कोई क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही। इसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया है कि चीनी स्कैंडल पर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अरे भाई, ये कोई पहली सब्सिडी तो नहीं थी, फिर ज़रा थोड़ा पीछे से शुरू कर लेते हैं और सबसे इस्तीफ़े दिलवा देते हैं। और साथ साथ भारत और चाइना में जो टिफ हुई है और जो एक अंदर आई है फ़ौज चाइना की इस हवाले से की क्या अहमियत है, इसमें इस सेक्शन में हमारे साथ जनरल रिटायर्ड इजाज़ अवान साहब होंगे। मगर इस वक्त बड़ी साहब हमारे साथ कैप्टन इमरान नारेजो हैं, उनको हम वेलकते हैं। और मैं एक पहला सवाल उनसे कर लूँ इस हवाले से। जी, ये पाल्पा जो है नाजरीन, ये हमारे जो कप्तान हजरात हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ी यानी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इमरान नारेजो साहब, मेरा सादा सा सवाल है, आपके एलिगेशन के ज़िमन में एक खबर छपी है जिसमें आपने साफ साफ इल्जाम लगाया है कि इस जहाज की में फनी खराबी आप पहले पॉइंट आउट करते रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, खास तौर पर इसके लैंडिंग गियर के हवाले से, और वो जो कुछ PIA की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है वो आपने सुना। आपका अब क्या मौक़िफ़ है और आप क्या समझते हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है, खराबी कहाँ थी? कैप्टन इमरान नारेजो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम उन ख़ानदान के दुख में शरीक हो सकें। देखें भट्टी साहब, ये सारी एक स्पेकुलेशंस हैं, प्लीज़ डोंट स्पेकुलेट, मैं लोगों से कहता हूँ। आपने कहा कि लैंडिंग गियर की ख़राबी थी और ये जो एक माइंडसेट हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत शदीद इसके मज़म्मत करता हूँ। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि उस जहाज़ में क्या ख़राबी थी। ये ज़रूर इन्वेस्टिगेशन का जो मुतालबा और हमारा मुतालबा था कि हम इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर पार्ट बने, वो कोई हमारी सियासत नहीं थी, वो एक हमारा तजुर्बा था। जैसे आपने अपने शुरू में बयान किया कि पाल्पा 1950 से PIA के साथ पाल्पा जुड़ी हुई है। पाल्पा या PIA या सिविल एविएशन की क्रेडिबिलिटी पे जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, खुदारा उनको ये समझना चाहिए कि इन इदारों ने दुनिया के बहुत से मुल्कों की हेल्प करके उनकी एयरलाइन इस्टेब्लिश की है। ये एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट का कॉज जानने के लिए हमने उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनने की रिक्वेस्ट की थी। और देखें, एक इन्वेस्टिगेशन जब होती है हम उसके बाद समझते हैं कि उसमें जो एक प्रोसेस रह जाता है वो होता है इम्प्लीमेंटेशन का। वो इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसमें प्रोफेशनल बॉडी के लोग ना हो, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स के बाद सेफर स्काई के लिए हमें वो SOPs और प्रोसीजर्स अपनाने पड़ते हैं जिससे ये आया फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट को हम बचा सकें। तो ये जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? ये क्या उस जो इदारा एक उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर शक हमें दिलवाना चाहते हैं कि इनको कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है? अच्छा, मैं एक सवाल करके मैं भट्टी साहब की तरफ आता हूं। इमरान भाई, क्या आप जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी चेक्स हैं, मेंटेनेंस है, उससे मुतमिन है? मुख्तसरन बताइए, फिर मेरे दूसरे दोस्त सवाल करेंगे आपसे। इमरान भाई। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सिविल एविएशन, PIA ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इदारे हैं, इनके चेक्स के ऊपर कोई सवाल नहीं आता। गलती हुई है, गलती की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस गलती को जानने के लिए हम ब्लेम गेम में क्यों जा रहे हैं? हम क्यों ये चाह रहे हैं कि हम किसी को कुर्बानी का बकरा बनाएं और लोगों को ये दिखा दें कि हमने चोर पकड़ लिया और बस दैट इज़ ऑल? नो, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। हम इससे ज़्यादा बढ़ के करना चाहते हैं। हम एक प्रोफेशनल लोग हैं, फर्स्ट टाइम हम इस चीज़ को लेके आगे आए, इससे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम कभी नहीं आए। तो अब हमने कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। इमरान साहब, गुजारिश ये है कि एक तो बहुत बड़ा हादसा हुआ और हमेशा हमारे पायलट भाई इसमें शहीद हो जाते हैं और दूसरे मुसाफिर भी। पाकिस्तान में दर्जनों हादसा हो चुके हैं। अफसोस ये है कि हमेशा कमीशन बना दिया जाता है, इंक्वायरी कमेटी बनाई दी जाती है, लेकिन जिम्मेदारी का तयन कभी भी नहीं किया जाता। तो बेचारे मुसाफिर हमारे या हमारा स्टाफ जो पायलट हैं या दीगर स्टाफ है वो अपनी जानें ले जाता है। आखिर
अब भी देखा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से सारा मलबा कोशिश किया जा रहा है, पायलट साहब अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद करे, उन पर डाल दिया जाए। इवन कि उनके शहीद के वालिद ने भी हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन पर अदम एतमाद किया है। क्या आप समझते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन साफ होगी और जिम्मेदारों का, असल जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? हमारी पूरी कोशिश होगी भट्टी साहब, हम इस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें उम्मीद है कि सोच के ही ये एक इन्वेस्टिगेशन का बोला गया है और इसको मुझे उम्मीद है कि खान साहब ज़रूर इसको सीरियसली लेंगे और जो हमारे कंसर्न्स हैं वो हम सबको बता रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है हम इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन से हम अपने SOPs और अपनी गाइडलाइंस को सही कर सकते हैं। हमें अपने फ्यूचर को सेव करना है, हम इस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम चाहते हैं लोगों को पता लगे ये दुनिया का पहला एक्सीडेंट नहीं हुआ और अल्लाह ना करे आगे हों, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों के कंसर्न्स हैं कि माजी में भी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स नहीं आती, गाइडलाइन नहीं दी जाती और कोई तयन नहीं किया जाता है कि इनको किस तरह फ्यूचर में रोका जाए, तो इस चीज़ से बढ़ के आगे सोचना चाहिए और अपने आप को सही करना चाहिए। हम कोई ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। इमरान तो साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ब्लेम गेम की जरूरत नहीं है। मेरा जो आपसे कंसर्न है, मैं थोड़ी सी देख रहा था कि 1966 से 17 PIA के जहाज़ क्रैश हुए हैं जो दुनिया में मेरा प्रपोर्शन वाइज बहुत ज़्यादा है। 17 हमारे जहाज़ों को इस तरह हुआ है और मुझे कोई पायलट साहब बता रहे थे कि एक PIA की बुक होती है, वो बुक में हर एयरपोर्ट का एक मैप होता है, उसके SOPs होते हैं। तो हमारा मसला जो है, मुझे ये भी याद है कि पाकिस्तान PIA का प्राइड है कि माल्टा की ये लाइन PIA ने बनाई थी। तो कभी आज से कुछ अर्सा पहले हम दुनिया के को लीड करते थे, हमें आज पता ही नहीं चला हमारे जहाज़ कैसे गिर रहे हैं। मेरा सिंपली आप बताएं, क्या हमें टेक्निकली मसला है या हमारी मैनेजमेंट का मसला है? वेयर वी आर रॉन्ग, ये एग्जैक्टली आप हमें बताने की कोशिश करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मसला है टेक्निकली भी हो सकता है, मैनेजमेंट का भी हो सकता है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कौन करेगा? जब तक हम कॉज नहीं मालूम करेंगे, मैं इसलिए एक एज अ प्रोफेशनल कोई राय नहीं दे सकता। मसला है तो ये जहाज़ गिरा, मसला है जो पिछले जहाज़ गिरे। हम सबको उस मसले की तरफ, उस कॉज की तरफ सोचने की ज़रूरत है। ब्लेम गेम मैं इसलिए बार बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, भट्टी साहब आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों से निकल कर हमें ऊपर की तरफ, अब हमें बार बार पाल्पा को ये कह के झटलाया जाता है कि एक सियासी बॉडी है। खुदारा हमने कौन सी सियासत की है? हम तो प्रोफेशनल बॉडी हैं, हम तो वो हैं जो सेफ्टी की बात करते हैं। इसके बावजूद लोग नहीं समझ पा रहे। अच्छा इमरान भाई वक्त कम है, मैं एक सवाल चाहता हूं, कोई तशनगी रह न जाए। दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक थी, हमने एमिरेट्स तक को बनाया, हम खसारे में जाते हैं, एयर ब्लू फायदे में जाती है। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है कि एक तरफ आप फाइनेंशियली वायबल नहीं है, सरकार से पैसे ले रहे हैं, करप्शन है, प्राइवेटाइज किया गया, एक बंदा मर गया यहां पे जब आपके लोगों ने एहतजाज किया प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। तो अब क्या है, क्या इसको स्टील मिल की तरह अपाहज बना के हमने चंद कौड़ी का बेचना है? एक बहुत महंगा वहां पे होटल भी है, आप जानते हैं, 100-1.5 बिलियन डॉलर का। तो ये क्या खेल है? कहां है वेस्टेड इंटरेस्ट? अवाम जानना चाहेंगे। इमरान साहब देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो PIA को और पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनमें PIA भी एक शामिल है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, PIA अगर हिस्ट्री में देखें दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से थी और अभी भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपनी डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को सीरियसली स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हमें जो ज़रूरत है जहाज़ों की, हमें अगर अपने नए रूट्स खोलने, प्रोफेशनलिज्म की कोई कमी नहीं है PIA में। आज भी PIA के पायलट्स PIA को छोड़ के जो दुनिया की एयरलाइन उड़ा रहे हैं, वो जहाज़ उड़ा रहे हैं, कहीं जहाज़ नहीं गिर रहे। ये ये एक्सीडेंट हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और PIA को सही तरीके से चलाने के लिए हमें हकमत अमली बनानी चाहिए। और मैं बहुत श्योर हूं कि अब इस वाक़ये के बाद लोगों को समझ आएगी और सीरियस स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि PIA के लिए और पैसेंजर्स के लिए। अच्छा इमरान साहब, मैं एक सवाल करता हूं, बड़ा अहम सवाल। देखें, एक तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि मेरा ख्याल है PIA में PIA के शख्सियत को ही, जिसका PIA का एक्सपीरियंस, उसको लगाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है पैराशूटर हमेशा आ जाते हैं। आप मुझे ये बताएं, इसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। माजी में जिसमें जुनैद जमशेद 17 जो हुआ, वो जो इंक्वायरी हुई हैं, आप उनसे मुतमिन है कि नहीं? क्योंकि फ्यूचर तो हमारा, आप हमें लेके सफ़र कराते हैं, क्या उन इन्वेस्टिगेशनों से आप मुतमिन है जो माजी में होती रही हैं? जी, उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई
और वो इन्वेस्टिगेशन भी जिस तरह से हुई है हमें उनके बारे में कोई बताया नहीं गया, और इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा एक बोर्ड तश्कील दिया जाए। अल्लाह ताला खैर करे कि कभी भी फ्यूचर में या कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आए, उस बोर्ड के अंदर ऐसे स्पेशलिस्ट होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करें, जो रिकमेंडेशंस दें फ्लाइंग को देख के, और जिस तरह से चेंजिंग्स वर्ल्ड में आ रही हैं उनको इस हिसाब से एयरलाइन को गाइडलाइंस दें कि किस तरह से हम और अच्छा इमरान साहब, एक बात आखिरी, इसके बाद मलिक साहब आपसे सवाल करेंगे। आपके ज़हन में कुछ ऐसा है कि इस सफ़र को मज़ीद महफूज बनाया जा सके और उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, कोई आप लोगों से शेयर करें? देखें सर, आपको मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी SOPs हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड चाहे PIA के हों, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी के हों या कोई और एजेंसी के हों, वो दुनिया के स्टैंडर्ड से मीट करते हैं, क्योंकि हम पे वॉच डॉग बैठे हुए हैं। हम जिस तरह जहाज़ लेके दुबई जाते हैं, जो सबसे पहले मस्कत की बात कर लें जो 1.5 घंटे की मसाफत पे, वहाँ पर भी हमारे चेक्स होते हैं। इसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस बॉडी का काम चेक करना है, क्योंकि उसको अकायो चेक कर रही है, उसकी रेटिंग खत्म हो सकती है, और अगर हम इस तरह के हालात से गुजरे तो दूसरे ममालिक में हमारे जहाज का आना बंद कर दिया जाएगा। तो मैं इस तरह आपको जो ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अच्छा, मुझे इमरान साहब ये बताइए, चले इंटरनेशनल मिसाल देता हूं आपको, बहुत से हुए बोइंग के हादसे हुए, वहां पे जो रिपोर्ट्स इमर्ज की, बाज रिपोर्टों को हशब किया गया, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, और वहां पे जो प्रॉफिट को एनहांस करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स कंप्रोमाइज हुए, ये खबरें आई, बहुत से जहाज जो गिरे हैं मगरिब में भी। इधर भी कोई ऐसा मामला है या उन रिपोर्टों से आप एग्री करते हैं जो इंटरनेशनली आ रही हैं? या प्राइवेटाइजेशन इज दी एट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं, दिस इज नॉट लाइक दिस। देखिए, हमें सबसे पहले अपनी डायरेक्शन सही करने की जरूरत है, हमें अपने SOPs को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इमरान साहब ठीक है, वो प्राइवेटाइजेशन का आपने जवाब दे दिया। मेरा लास्ट आपसे सवाल ये है, अब आपने एक पैसेंजर माइंड को सामने रखना है, पाकिस्तानी माइंड को। जब कोई पाकिस्तानी पैसेंजर ये पढ़ता है कि ये जहाज़ का इंजन ख़राब था, इसको बताया गया, इस पर प्रोटेस्ट हुआ जी, इसकी टेस्टिंग ठीक नहीं, मैकेनिकली ठीक नहीं था, मैं पता नहीं सही कह रहा हूँ, मतलब मैं एक आम आदमी की पोजीशन ले रहा हूँ, मुझे बताएं ये जो 23 करोड़ पाकिस्तानी को आपने जो खौफ डाल दिया है कि PIA में बैठने का मतलब ये है, PIA में बैठने का मतलब ये है, ये ट्रस्ट वापस लाने के लिए मुझे आसान ज़ुबान में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि PIA को, पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को कैसा इकदाम करना चाहिए कि पाकिस्तानियों का PIA पे कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए? देखिए जी, आपको मैं एक बात बता दूं कि PIA का जो पायलट जहाज़ के अंदर बैठा होता है उसकी भी अपनी जान होती है, और हमारी SOP के हिसाब से वो आखिरी आदमी होता है जो उस जहाज़ को छोड़ के जाता है। हम भी कभी भी अपनी जान का किसी सूरत में भी कोई ऐसा समझौता नहीं करते। जितने भी चेक्स होते हैं, PIA का पायलट उसको बाकायदा मॉनिटर करता है कि ये चेक्स के हिसाब से जहाज़ सही है, और अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि देखिए मैकेनिकल फॉल्ट कहीं पर भी आ सकता है, और PIA के पायलट्स कंप्रोमाइज़ नहीं करते सेफ्टी के ऊपर। हम स्टैंड ले लेते हैं और इसी स्टैंड लेने की वजह से हम पे काफ़ी इल्ज़ामात भी आते हैं, लेकिन यकीन करें PIA सेफ़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, और ये गलत फहमी है, ये एक वाकया ज़रूर हुआ है। बहुत शुक्रिया इमरान, कैप्टन इमरान नारेजो साहब, आपने हमें वक्त दिया, मेंटेन किया। भट्टी साहब, बात ये है, और मलिक साहब, बात ये है कि ये एक एयरलाइन थी जो पैरागॉन ऑफ एक्सीलेंस थी। मैं अब इसका नाम था, मैं बताऊं, इसने 2-3 एयरलाइन बनाई। इमरान साहब डर के खुल के नहीं बोल रहे थे, ये मेरी अपनी असेसमेंट है, गलत होगी। बदकिस्मती है, 17 मलिक साहब कह रहे हैं जहाज क्रैश हो चुके हैं, दर्जनों ट्रेनें हादसा हो चुकी हैं, आज भी हुआ है, आज वाकया हुआ है। हर चीज में आपके रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, सिलेंडर ब्लास्ट होते, बंदे मर जाते हैं, आज तक किसी एक जिम्मेदार को सजा नहीं दी गई। ये असल जालिम वो हैं जो इंक्वायरियां करते हैं और ताकतवरों को छोड़ देते हैं और कमजोरों पे डाल देते हैं। मुझे बता देना, 17 ये कह रहे हैं ना, इस्लामाबाद एयर ब्लू का हुआ था, कौन जिम्मेदार है? ट्रेन हादसा आपको याद है, शेख रशीद साहब ने कहा था सिलेंडर से हुआ, बाद में पता चला शॉर्ट सर्किट। तो ये जब तक आप ताकतवर माफिया को गिरफ्त में नहीं लाएंगे,
ये हमारी आपकी जिंदगियों से खेलते रहेंगे। मैं अब छोटी सी स्टोरी आपको देना चाह रहा हूँ। एक तो हमें कोई आज तक किसी ने बताया नहीं, जो किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे प्राइड रूट होता है वो न्यूयॉर्क होता है। आपको पता है न्यूयॉर्क ने, अमेरिका ने पाकिस्तान PIA को इतने फाइन किए, इतनी वायलेशन है SOPs की कि हमें वहां से वो अपने रूट भेजने पड़े। मलक साहब मुझे सिर्फ ये बताइए, ये ऐसे नहीं था। ये इंक्वायरियां बन गई, कमेटी बन गई, JIT बन गई, फलां बन गया, फलां बन गया, आज तक कोई ताकतवर आपने देखा उसको सजा हुई हो? मुझे सवाल का जवाब दे। मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं कि आपके कुछ हाकिम कातिल हैं। मैं हर एक को नहीं कह रहा, जो कातिलों को और जिम्मेदारों को, मुल्ज़मान को बचाता है वो उसका शरीके जुर्म है। मुझे बता दें सजा कितनों को? देखिए अब तो इमरान खान साहब की हुकूमत है, उन्होंने मदीना रियासत तो बनाई है, इंसाफ हो ही नहीं सकता। ना इस तरह ना करें। उन्होंने कहा था कि मेरिट पे चलेगा नया पाकिस्तान, नए पाकिस्तान में ताकतवर हो, कमजोर हो, सब बराबर है। इस बार इंसाफ होगा। क्यों काजी साहब आप समझ कादी साहब मलक साहब से पहले मैं एक अर्ज करने लगा हूं, उसके बाद टाइम आपका है। नहीं इंसाफ होगा जी। हदीस मुबारका पेश करता हूं, फैसला कौम करेगी, मैं और आप नहीं, हम गुनाहगार हैं, फकीर आदमी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोलता है झूठ बोलता है, जब बोलता है झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब इसे अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। जब अमीन बनाया जाए तो खयानत करता है। ये किसी एक शख्स के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। अगर ऐसे आपके लोग होंगे, मेरी इतनी औकात नहीं मैं आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका के फरमान के खिलाफ चल सकूं। अगर कोई झूठ बोलता है सहाफ़ी है, सच नहीं पाएगा। आप नहीं समझते कि इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैंने कहा ना जितने हुए हैं, ट्रेन हादसा, इसमें जहाज क्रैश, यार सुन लेना, जहाज क्रैश, ट्रेन दर्जनों मैंने कवर किया, रिहायशी इलाकों में ब्लास्ट हो गए, फैक्ट्रियों में। किसी एक जिम्मेदार को सजा आज तक मिली हो तो मुझे मेरी रहनुमाई कर दें। कादी साहब ज्यादा साहिब इल्म है। तो नवाज शरीफ फिर जिंदा है ना, उसकी हुकूमत जिंदा है। कंक्रीटाइज कर देते हैं इसको। आपने स्टील मिल को बात करके निजी कारोबार किए, मुनाफा कमाया। आपने साथ निजी एयरलाइन निकाली, माशाल्लाह, वो भी प्राइम मिनिस्टर चला रहे थे, ये भी चला रहे थे, उसका हमने नहीं सुना कभी बैंकरप्सी फाइल हुई हो या वो खसारे में जा रही है। आप करते क्या है? आपने 80 से बाद से ये किया कि इस मुल्क के हर इदारे को पहले नुकसान में धकेलो, करप्ट लोग लगाओ, उसमें 2 नंबर भर्तियां करो, वो जब वो 2% का हो जाए, 2 बंदे, अब मैं बताऊं वो किस किस बंदे को लगाया गया यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेता उनका, अब तो खैर वो सियासत में है, मतलब किन लोगों को यहाँ पे नवाजा लगाया गया, रिटायर्ड मार्शल को लगाया गया, छोड़ दो भाई। अच्छा, वो गन्ने शन्ने लेके चले जाते हैं, खुदा का नाम है। अब ये है, ये PIA को करने दो। अब यहाँ मकसद क्या है? क्या मकसद एयरलाइन को प्रॉफिटेबल बनाना नहीं है? अभी क्या मकसद है? अभी मुझे एक फिक्र मैं दे रहा हूँ आपको, एक फिक्र दे रहा हूँ आपको, वारदात 18,000 एकड़ को अगर 8 करोड़ से ज़रब दें तो मेरे ख्याल में मुझे फिगर का नहीं पता। मैं आपको एक फिगर आपको मेरे सुन ले ये भट्टी साहब वो जमीन है 18-19,000 भट्टी साहब मेरे स्टील में मेरे रिस्पेक्टेबल काबिल एहतराम, मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, दौर ज़ियाउल हक का हो, मुशर्रफ का हो, नवाज शरीफ, इमरान खान का, एक ब्रेक है, जो कमीशनें बनी है, मुझे किसी एक जिम्मेदार बड़े आदमी के सजा का नाम बताएं। नाज़रीन, आपको हम बेवकूफ बनाया जाता है, इनके गिरे बानों पे हाथ डालें और पूछे कि जो हादसा हुआ उसका असल जिम्मेदार कौन है। PIA का खसारा 450 अरब रुपए है। अगर हम सारे जहाज भी दे दें, किसी को फ्री PIA भी दें, तब भी वो नहीं लेने को तैयार होगा। 1 रुपए इतना खसारा है। यहाँ पे एक बैंक जो है वो 10 रुपए का भी बिक गया था। ये भी इतने का, तो वारदात ये है, और यही वारदात हमें भी मारती है, हमारे इदारे भी तबाह करती है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हमें ब्रेक में कुछ पैगामात आए हैं। जो लवाहिकीन कराची एयरपोर्ट पर बैठे हैं, उनके साथ जो गुजरनी थी वो तो गुजर गई, और हमारी जो आला पॉलिसियाँ थी उनके नतीजे तो रोज़ आए रोज़ हम इन ट्रेजिडीज़ की शक्ल में देखते रहते हैं। खुदारा उनकी वहाँ पे कोई अशोई करें, उनको उनकी हेल्प करें, और जो उनके बच्चे खुचे हैं, जो भी उनके जो रिमेन्स, वो उनके हवाले किए जाएँ, और उनकी ये मैं एक ऐलान कर रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं अगली तरफ। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वज़ीर आज़म साहब आप भी इस्तीफ़ा दे दें चीनी स्कैंडल की वजह से।
और जनाब वो भी दे दें, क्या नाम है, उस्मान बुज़दार साहब भी इस्तीफ़ा दे के बल्कि लेके पेश कर दें, मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पहुंच जाएं। ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अरे भाई ये किस बात पे इस्तीफा दे रहे ये हैं? चीनी स्कैंडल पे। अच्छा। मेरा सवाल आपसे ये है, इसमें बहुत सारे सुकम होंगे इस रिपोर्ट में, और तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी कि आप कभी कोई रिपोर्ट ऐसी बनवाते, और 4 मिले आप भी आज भी इन वायोलेशन ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसने कहा गया कि मूव करो वापस मुल्तान और इस कॉटन ग्रोइंग एरिया से, तो आप नहीं देंगे इस्तीफा? अच्छा। इन जैसे दयानतदार आदमी का दिल बड़ा दुखता हुआ लग रहा है। मैं फिर वही हदीस कोड करने लगूं माजरत के साथ, मुझ समेत ये सबके लिए है, हर पाक मुसलमान के लिए है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बोलता है झूठ बोलता है, जब भी वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, और जब इसे अमीन बनाया जाए तो ये खयानत करता है। ये सबके लिए। अच्छा, इसको छोड़ दे, चीनी आटा गंदम। मैं अगर अपने सर से जाल जितने हैं नून लीग के दौर के स्कैंडल बता दूं तो ये कितनी दफा रिजाइन देंगे? अगर बता दूं, साबित करूं। वो तो दोबारा गवर्नमेंट लेने आया, भली आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुने ना, देखिए वो उनका हक है। If the wishes were horses. शहबाज साहब, आपके दौर में भी शाहिद खान बासी ने 20 अरब की सब्सिडी 22 दी, नहीं 5 अरब सिंध हुकूमत ने दी। उसके अलावा 19 कंपनियां, सब शफाफ थी। उसके अलावा जाली बंदे मरवाते थे, सब शफाफ थे। सिर्फ हल्फन ये कह दें कि आज तक आपने कोई जाली मुकाबला नहीं करा, सिर्फ हल्फन। उसके बाद जो ठेके देते थे सारे शफाफ थे। उसके बाद सानिया मॉडल टाउन का हुक्म किसने दिया, हल्फन ये बता दें। उसके बाद 25 अरब रुपया किस हुक्मरान ने 2009 को लंदन भिजवाया, हल्फन सारे सियासतदान बता दें। भट्टी साहब हुकूमत सो रही है, अल्लाह का वास्ता है ना खोले। भट्टी साहब हुकूमत सो अल्लाह रही हाँ, है, इन्वेस्टिगेट करें ना। नहीं, मेरी बात भी सुने ना। अगर ये आपने सारी ये जो बातें बताई हैं, ये मेरे इदारों का काम है, सजा दे। इदारे साथ मिले हुए हैं, पकड़े। मुझे इदारों पे नहीं यकीन। ये क्या बात हुई? अदलिया के हुकूमत जिम्मेदार है भाई, है वो। अच्छा सुन ले, हुकूमत जिम्मेदार है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अच्छा, की पकड़े एक बदयांती की कादी बहुत साहब, पकड़े, इनको माफ कर दें, इन्वेस्टिगेट करें, इनको माफ कर दें। कादी साहब, एक मैसेज आपके लिए भी आया है। इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने मौजूदा JIT थी जिसमें वाजिद ज़िया साहब थे, उन्हें मुबारक दी है कि उन्होंने जो 40 से 71 रुपये आटा हो गया था गंदम स्कैंडल के मेन जिम्मेदारों को मक्खन में बाल की तरह बचा लिया। इमरान खान साहब, आपकी JIT मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चीनी बहुत कम लोग करते हैं, शुगर वाले नहीं अटेंड करते। आटा 3 टाइम खाया जाता है। नहीं, मुझे ये और बताएं, उसके लिए आपने एक मिनिस्टर फूड को तब्दील किया, मेरा एक सवाल आप- सेमी फूड किया, उसको बचवाया इस कमेटी ने। देखे इसका तहसीन दे कि इन हालात में मदीने की रियासत में आपने गंदम बहरान के। अच्छा, जिक्र नहीं आया। मेरा आपसे सवाल है, आप बोलिएगा खुद में। एक आदमी जुर्म करता है, दूसरा जो उसको पकड़ने वाला है उसको नहीं पकड़ता, हम इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन करें? नहीं, और दूसरा जो नहीं पकड़ता वो ज्यादा जिम्मेदार है। जवाब मैंने देना। पहली बात है, जिम्मेदार होती है हुकूमत। मुझे अब सुन लें, ECC ने फैसला किया कि पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट करनी है। ECC इज पार्ट ऑफ योर कैबिनेट। कैबिनेट का हेड है वजीर आजम, तो वजीर आजम जवाब तलब है। 3 अरब रुपए वजीर आला पंजाब ने दिए हैं सब्सिडी। वजीर आला पंजाब कहता है ना मेरे पास जवाब है, ना वजीर खुराक पंजाब कहता है। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को आप जो मर्जी कह लें, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं। आप नवाज शरीफ को दुनिया का सबसे गलत आदमी साबित कर आप क्या समझते हैं? उनके दौर में करप्शन नहीं हुई। हुई है उनके दौर में कभी रिपोर्टें भी आई। हमारा काम है जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने। ये क्वेश्चन है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। नहीं, चीनी हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं वजीर पूरी कर रहा। वजीर आज़म और यार, ECC का हेड वजीर वजीर आज़म आज़म को एक इतना बड़ा पाकिस्तान का स्कैंडल भेजा, उनकी कान में जूं नहीं डोली। जब नवाज शरीफ थे, मैं कोई किसी के साथ जुल्म होता था, भेजता था, वो कार्रवाई कर लेते थे। इवन आसफ अली जरदारी ने कर ली। जी, खुसरो मुख्तियार के भाई की 3 शुगर मिले हैं, वो बच गया। अपना बता दें, असद उमर बच गया, को माइनस कर लें नवाज शरीफ तो दूसरी हुकूमत से यार मुझे बदतर एक है। बात बताएं यार, मेरा सवाल मैं फिर दोबारा करता हूं, क्या हमारे पसंद के चोर और नापसंद के चोर हैं? नहीं, इशू नहीं है, ये इशू है यार।
हम यही करते हैं। चोर सारे चोर मुझे बताए ना, नहीं हुकूमत ये बताए, मतलब क्या है चोर ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो चोर इसमें आज तक ढूंढे नहीं किसी ने, हुकूमत ढूंढे ना। आपको इमरान खान का शुक्रिया अदा करें, कुछ के चेहरे से नकाब तो हटा दिया, आप तो ये भी नहीं करते, आप तो नकाब डालने वालों में से थे, आप उनका मुंह छुपाने वालों में से थे। पाकिस्तान में ब्रेक के बाद अपनी सुन ले, बात याद पाकिस्तान में 31 एजेंसीज हैं जहां इन्वेस्टिगेशन करे, ये इमरान का काम, उनसे काम करवाएं। मैं ये कह रहा हूं 31 एजेंसी यार, मैंने ब्रेक पे जाना है भाई, आप बस में 2 घंटे बोल लीजिएगा। हम ये कहते हैं इमरान खान को ने कम से कम 2-4 नकाब तो उतारे, ये तो 6-6 नकाब चढ़ा लेते थे चोरों के मुंह पर। आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आते हैं अपने अगले मौजू पर। और भारत और जो टिफ इसकी चाइना की लद्दाख में हुई, ये पहले तो मैं पूछता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच, जनरल रिटायर्ड जनाब एजाज अवान साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला हुआ क्या है, इसके बाद हम इसकी इम्प्लीकेशंस के हवाले से आपसे पूछेंगे कि ये झगड़ा है क्या और इस वक्त ये झगड़ा किस मकाम और नहज पर पहुंच चुका है। जनाब जनरल साहब। थैंक यू वेरी मच शहीद भाई। देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें परमानेंट 5 मेंबर, जिन्हें हम P5 कहते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके एंड फ्रांस, इन्होंने उस पर साइन किए थे कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक हल तलब मामला है और इसका स्टेटस को तब्दील नहीं किया जाएगा। क्योंकि चाइना लद्दाख पर अपना क्लेम दाखिल करता था और वो कहता था लद्दाख मेरी टेरिटरी है, और हिंदुस्तान इस पर अपना क्लेम करता था, लिहाजा चाइना को रोका गया। इन 5 ममालिक ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको JKL एग्रीमेंट 1948 कहते हैं। उसके तहत इसके स्टेटस को बहाल रखना था और इसमें कोई फिजिकल एग्रेशन या फिजिकल एक्यूपेशन नहीं करनी थी स्टेटस को चेंज करने के लिए। हिंदुस्तान ने, चूंकि हिंदुस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं था, और अब मोदी गवर्नमेंट को रश ऑफ ब्लड हुआ और इन्होंने 370 एंड 35A को रिवोक करके कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और लद्दाख को कहा कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस तरह जो एक्चुअल लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट थी उसको इंडिया और चाइना का इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया और लद्दाख को अपने हिंदुस्तान का हिस्सा शो कर दिया। अब चाइना इस स्टेटस को कभी भी नहीं चलने देगा और ये है वो असल डिस्प्यूट कि हिंदुस्तान की जो क्लेम है कि लद्दाख मेरा अंदरूनी हिस्सा है और ये मेरी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। चाइना इसमें सुना है कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा पसपाई हुई है, ये हरकत करके भारत के साथ क्या हो सकता है और इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान के हलकों की तरफ भी देख रहा है। तो आप समझ रहे हैं चीन उन्हें कोई सबक सिखाएगा और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? भट्टी साहब, इसमें बड़ी एक जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक वल्नरेबिलिटी इंडिया की, वो ये है कि इंडिया किसी बड़े ताकतवर मुल्क को जाकर अप्रोच नहीं कर सकता, न वो यूनाइटेड नेशन जा सकता है, क्योंकि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, जो 5 वीटो पावर्स हैं, उनके साइन शुदा मुआहदे को हिंदुस्तान ने डिसरिगार्ड किया है और यूएन के एक एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड करते हुए स्टेटस को चेंज कर दिया है। तो डिप्लोमेटिकली एंड पॉलिटिकली वो एक्सपोज है। चाइना के साथ वो कोई मिलिट्री एग्रेशन या मिलिट्री के हिसाब से कोई मुकाबला नहीं कर सकता और अब चाइना को रोकने की भी इसमें जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इसने नेपाल और पाकिस्तान के साथ अपना जो एक मुखासमत है उसको बढ़ा दिया है। नेपाल में भी यही कर रहा है, उनके रेल रोड और चाइना लिंक को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और खुद पाकिस्तान का जो लद्दाख का और शारा रेशम और CPEC का स्टेटस है उसको वो मुतासर करना चाहता है और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उस पर अपना क्लेम दाखिल कर रहा है। अब पाकिस्तान को चाहिए कि जब हिंदुस्तान इतने बुरे तरीके से मिलिटरीली एक्सपोज हो चुका है, तो एक तो स्टैंडर्ड प्रॉन्ग है डिप्लोमेटिक, जिसके ज़रिए पाकिस्तान को चाहिए कि एक इंतहा पसंद हिंदू हुकूमत जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का एहतराम नहीं करती, उसके तौर पे उनको एक्सपोज किया जाए यूनाइटेड नेशन में और परमानेंट 5 में।
और उनके हक में कोई वीटो पावर भी अब इंडिया के हक में नहीं आएगी, क्योंकि उनके मुआहदे को। अच्छा जनरल साहब जरा एक रहनुमाई करें, एक रहनुमाई करें, आप क्या समझते हैं जो मोदी ने सर पे एक जंगी जुनून है, उसका ये जुनून अगर ये चीन के साथ टकराता है तो क्या भारत को इसका कितना नुकसान हो सकता है? मैं समझता हूं कि ये भारत की डिसइंटीग्रेशन का सबब बन सकता है, क्योंकि अगर वो चाइना के साथ लद्दाख में पंगा लेता है तो उसकी तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट कश्मीर से गुजर के जाएगी और कश्मीरी आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स उसकी किसी गाड़ी को, किसी कॉन्वॉय को और किसी लॉजिस्टिक रूट को, जिसे हम मिलिट्री लैंग्वेज में मेन सप्लाई रूट या MSR कहते हैं, उसको वो नहीं चलने देंगे। तो जब उनके लॉजिस्टिक अनसेफ हो जाएंगे, फौजें हरकत नहीं कर सकेंगी, तो वो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। इस तरह कश्मीर के फ्रीडम फाइटर के हौसले बढ़ेंगे, पीछे से वो मारेंगे, सामने से उनको चाइना मारेगा और इंटरनेशनल सपोर्ट UN की इनको मिलेगी नहीं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान को भी चाहिए, चाह रहा हूँ पाकिस्तान को भी कि इंडियन मीडिया ने हमेशा की तरह वही काम किया कि लड़ाई अपना चाइना और इंडिया की, तो उसमें पाकिस्तान को इल्ज़ामात ऐसे भी हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है, एक कोई जॉइंट वेंचर भी है, और जनरल बाजवा पे बड़ा फोकस किया जा रहा है। मैं आपसे एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट समझ रहा हूँ कि ये इंडिया को कौन सी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का राब्ता पाकिस्तान से जोड़ते हैं? ये इस वक्त उन्हें जो कश्मीर में मुश्किल का जिसका सामना है, एक वो पाकिस्तान आर्मी चीफ को और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं और उनको वो एक बोंडा सा इल्ज़ाम लगा के, एक बेबुनियाद बात करके कि जी उन्होंने कश्मीर को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया है। एक तरफ ये इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका वो हौसला पस्त करना चाहते हैं, ये बताते हुए कि पाकिस्तान आपकी इमदाद को ना आना चाहता है, न वो आएगा, लिहाजा आप हमारी इस ऑक्यूपेशन को तस्लीम कर दें। क्योंकि वहाँ पर इंडिया इस वक्त इस बुरे तरीके से एक्सपोज्ड है कि तमाम कश्मीर की लीडरशिप जो पहले यूनियन के हामी होते थे, जो पहले उनसे अलग नहीं होना चाहते थे और इंडियन यूनियन का हिस्सा रह के ऑटोनॉमी मांगते थे, अब जब स्टेटस तब्दील किया गया है तो वो भी अपना अलग तशख़्ख़ुस मांग रहे हैं। तो उधर भी जो बुरे तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ है, इसको वार्ड ऑफ करने के लिए, अपने मीडिया का उनको एक टॉपिक देने के लिए और लोगों को ये एक रॉन्ग नैरेटिव बेचने के लिए वो पाकिस्तान आर्मी चीफ की स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को डिस्क्रेडिट की कोशिश कर रहे हैं करने की, और खुद कश्मीर के फ्रीडम फाइटर के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, आज उनके मीडिया की गुफ्तगू देख के लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान फौज और जनरल बाजवा से मोदी खुसूसन खौफजदा है, वो डर रहा है इनसे कि कोई खुदा उसके भारत के टूटने की वजह ना बन जाए जो मोदी का जंगी जुनून है। क्या इस पे क्या आप फरमाते हैं? देखें, इसमें बड़ी साहब ये बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी वाहिद आर्मी है इस खिते में जो उनके साथ पहले भी जंगें कर चुकी है और अब भी आज तक हम उनसे इंटिमिडेट नहीं हुए और हम फिजिकल स्टेटस को फिजिकली तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं और अज़्म और इरादा भी रखते हैं। अब हमारी हुकूमत है, अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अमली कदम उठाए और जिन लोगों को ये रोक कर गए थे UN में जाते हुए जनरल असेंबली में कि आपने उस वक्त तक बॉर्डर पार नहीं करना जब तक मैं यूनाइटेड नेशन से होकर नहीं आता हूं। आज 9 माह से कश्मीरी लॉकडाउन में है, वहां जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूं आज हमें उनकी फिजिकल मदद करनी चाहिए, कश्मीरियों को इजाजत देनी चाहिए कि अपने बहन और बेटियों की इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जाएं। और कश्मीरी बहन भाइयों एक और डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अभी हुआ है। मैं आज खबर देख रहा था 50 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनमें से 15 करोड़ हिजरत कर रहे हैं, बाकी 35 करोड़ का ये ऑलमोस्ट आधी आबादी बनती है। अंदर जो है वो मर रहे हैं सड़कों पर और ना ट्रांसपोर्ट है उनके पास, कुत्ते खा रहे हैं वो। मैं अफसोस से कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग इट। तो ये अंदर का इंटरनल क्राइसिस कहीं वो बाहर तो नहीं धकेलेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरीके से अंदर टूट फूट शुरू हो गई है, जिस तरीके से 22 करोड़ मुसलमान और दलित और क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, बिलखुसूस मुसलमानों को। देखें, इस ईद पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुबारकबाद तक नहीं दी ईद की, जिस तरीके से ये किया जा रहा है। और जैसे अभी एमिरेट्स और सऊदीया की तरफ से
और ओमान की तरफ से उन पर प्रेशर आ रहा है कि आप मुसलमानों पर ये जुल्म बंद करें, तो वो एक बौखलाहट का शिकार हैं। अब वो कोई बड़ा एडवेंचर करने की जुर्रत नहीं करेंगे। अब इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी नेपाल के साथ ताल्लुकात ख़राब कर चुके हैं, चाइना के साथ फिजिकल उनके जो स्किर्मिश है बॉर्डर के ऊपर वो शुरू हो गई है। और अब अगर पाकिस्तान कश्मीरियों को इजाज़त दे दे तो उनका हक बनता है, क्योंकि इस 35A और 370 की रिवोक करने के बाद इंडियन आर्मी की पोजीशन एक ऑक्यूपेशन फोर्स की है और लाइन ऑफ कंट्रोल की हैसियत सीज फायर लाइन की रह गई है। और इंडिया ने भी, चाइना ने इसीलिए अपना क्लेम फिजिकली दाखिल किया है कि अब वो लाइन ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं रह गई है, अब वो नो मैन्स लैंड है, जो उस पर कब्जा करेगा वो उसी की रहेगी। लिहाजा अभी वो हर तरफ से मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इंडिया अंडर अच्छा प्रेशर जनरल साहब, वन लास्ट थिंग, ये बताइए ये बताइए क्या फर्दर एस्केलेशन का खतरा है चाइना और इंडिया के माबैन? इंडिया मुझे लगता है लेट जाएगा और वो रूस की मिन्नतें करेगा, प्रेसिडेंट पुतिन को इन्वॉल्व करके, चाइना की मिन्नत करके उनको डायलॉग के जरिए रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक समझौता करने को तैयार है ये चाइनीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो लद्दाख को छोड़ता है तो उसकी जो शाहराह रेशम और सी पैक है उसको हिंदुस्तान इफेक्ट करता है और वो अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने देगा। पीछे इंडिया को ही हटना पड़ेगा। और बहुत शुक्रिया जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एनलाइटन किया और मसला समझ में भी आया और हम देखा कि ये क्या इसमें है। बड़ी साहब आखिरी चंद सेकंड, जनरल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। जनरल एजाज साहब, मेरी उनसे बड़ी शनासाई है, प्यार मोहब्बत है। उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लोगों को जाने की इजाज़त दे दे तो भारत का संभलना नामुमकिन है। एक भारत में इश्तिहार है और दूसरा चीन, और मुझे लगता है भारत तबाही की तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये था हमारा आज का शो। कल फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।